बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट में हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था? पिछले पार्ट के अंदर हमने जो है वो एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। फिर ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हमने मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 254 पेज के ऊपर आप देखें, केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे वाली जो हमारी स्फेयर है एटमॉस्फेयर की, जो सबसे पहले वाली जो लेयर है, ठीक है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर। ये ट्रोपोस्फेयर कितनी ऊंचाई पर है, कितनी बुलंदी पे है, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके कि 11 किलोमीटर की हाइट के ऊपर आपकी सतह ज़मीन से लेके अर्थ की सरफेस से ऊपर आप चले जाइए, 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जितना आपका एटमॉस्फेयर है ये सारा का सारा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। और इसी के अंदर आपके जहाज़ भी उड़ते हैं, इसी में आपके पहाड़ भी हैं, इसी में आप भी हैं, मैं भी हूँ, जंगलात भी हैं, सब कुछ है। मतलब ज़िंदगी एग्जिस्ट इस ट्रोपोस्फेयर में करती है और इसी को हम फर्दर आज एक्सप्लोर जो है वो करने जा रहे हैं। क्या क्या है इस आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर? इसी में आप बारिश के बरसने को भी देखते हैं, इसी में आप स्नो को देखते हैं, हवाओं को देखते हैं, तूफ़ानों को देखते हैं, थंडर्स को देखते हैं, बादलों को देखते हैं। सब कुछ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आप देखते हैं, इसी 11 किलोमीटर के स्पेस में। ठीक है भाई, जितनी बुलंदी पे आप जाते रहेंगे टेम्परेचर कम होता रहेगा। 2 चीज़ें कम होती रहेंगी ट्रोपोस्फेयर में, ये याद रखिएगा। ये आपकी अर्थ है और ये 11 किलोमीटर का स्पेस है ऊंचाई पे, 11 किलोमीटर का। यहाँ से भी 11 किलोमीटर, यहाँ से भी 11 किलोमीटर, यहाँ से भी 11 किलोमीटर, यहाँ से भी 11 किलोमीटर। तो इस स्पेस में आप जितना ऊपर, ये यहाँ पर आप रहते हैं, इस सरफेस पे आप रहते हैं, तो यहाँ से आप ऊपर जाते रहेंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते रहेंगे 2 चीज़ों में कमी आती जाएगी। एक तो जो है वो आपका टेम्परेचर है, इसमें कमी आती रहेगी, ठीक है, और दूसरा जो है आपका एयर प्रेशर है, इसमें कमी आती रहेगी। एयर प्रेशर का ताल्लुक एयर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार से भी है। ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती रहेगी। नाइट्रोजन गैस जो है इसकी मिकदार भी जो है वो कम होती रहेगी। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है आपकी एयर के अंदर। आपको पता है एयर मिक्सचर है मुख्तलिफ़ गैसेस का। नाइट्रोजन गैस जो है ये 78% है, 21% ऑक्सीजन गैस है, और अदर गैसेस जो हैं, दूसरी गैसेस भी इनमें शामिल हैं। तो बहरहाल जो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली, जिसको हम कहते हैं एयर, ये प्रेशर लगाती हैं आपकी अर्थ की सरफेस पर भी, आप पे भी, मुझ में भी। और यही प्रेशर जो कि ये एयर लगा रही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और दूसरी गैसेस लगा रही हैं हम पर और अर्थ की सरफेस पर भी, ये जितनी ऊंचाई पे जाते रहेंगे ये ग्रेजुअली कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी मिकदार जो है वो कम होती रहेगी। आप बुलंदी पे जाते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, पहाड़ पे, आपको सांस लेने में तंगी होती है ना, पहाड़ों पे जाएं तो। उसकी वजह यही होती है कि एयर प्रेशर कम हो जाता है, और दूसरी वजह ये होती है कि उसके पीछे वजह क्या है, सारी गैसेस कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन गैस भी कम हो जाती है जो आपके सांस लेने में मददगार है। टेम्परेचर भी जो है वो कम होता रहता है जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे। ये ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ, 11 किलोमीटर की रेंज की ऊंचाई पर। कितना फ़र्क पड़ जाता है? तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, इसकी रेंज क्या है, -56 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 11 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, तो 11वें किलोमीटर के ऊपर अगर आप पहुंच जाएं तो वहाँ टेम्परेचर कितना होगा, -56 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी ठंडक हो जाएगी, कितनी ठंडक हो जाएगी, ज़रा सोचिए। तो ऊंचाई पे जाके ये टेम्परेचर हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएंगे आप, ठीक है। और ज़मीन के ऊपर जो नॉर्मल आपको टेम्परेचर मिलेगा वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है, ये एवरेज है। क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ की सरफेस पर कहीं टेम्परेचर कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कुछ ठंडे इलाके हैं, कुछ गर्म इलाके हैं, लाइक दिस।
लेकिन इनका एवरेज निकाला जाए तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। ऊंचाई पे जाएं, लगभग 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे आप पहुंच जाएं, सबको क्रॉस कर दिया आपने, माउंट एवरेस्ट वगैरह ये वो ब्ला ब्ला सब, सबसे ऊपर आप ही 11वें किलोमीटर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, रज़ाई वगैरह लेके जाइएगा, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह लेके जाइएगा, पैक होके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर -56 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा एयर प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर भी ऊंचाई पे जाते रहेंगे तो वो कम होता रहेगा। अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है, या 760 इसको टॉर भी कहते हैं, या फिर इसको 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एयर प्रेशर आपको अर्थ सरफेस पे मिलेगा। कहाँ पर? सब जगहों पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारी ज़मीन भी ऊंची नीची है तो कहीं पे इसमें भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन समंदर के किनारे पे आप खड़े हुए हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली समंदर के किनारे पे आप खड़े हुए हैं, सी शोर पे आप खड़े हुए हैं, वहाँ पर जो एयर प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वजह, क्योंकि हम सी लेवल से ही एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है भाई। ये बुनियादी बातें हो गई। अब चलते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर केमिस्ट्री की तरफ। ये क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। 5 किस्म की केमिस्ट्री जो है वो आपको इस ट्रोपोस्फेयर में नज़र आती है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो आपको केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये मिलेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। चौथे नंबर पे जो आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको VOCs कहते हैं, VOCs वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी केमिस्ट्री हम देखेंगे। और नंबर 5 पे आप देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स नहीं, केमिस्ट्री ऑफ ओजोन, केमिस्ट्री ऑफ ओजोन, जिसका केमिकल फार्मूला O3, ठीक है भाई। तरतीब से लिख लीजिए। सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से क्या मतलब है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से भाईजान सिर्फ इतना मतलब है, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से मतलब जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही हो। और इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है। मैंने कहा ना, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्साइड ऑफ कार्बन कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्साइड ऑफ कार्बन कहलाएगा। इनकी केमिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। कलेक्टिवली ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो परेशान मत होइएगा। अगर ये लिखा हुआ हो COX अगर लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कलेक्टिवली ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, ये अगर ये आपके एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, किस वजह से प्रोड्यूस होती है इसको तो हम देखेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो एयर जो आपके नोज़ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए ये एयर जा रही है आपके लंग्स में जाने के बाद उसके आखिरी पोर्शन में ये एयर पहुंचती है, जिसको अल्वियोलाई कहते हैं। अल्वियोलाई से ये डिफ्यूज़ इन हो जाती है एयर, और एयर में मौजूद ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ डिफ्यूज़ इन हो जाती है? आपकी ब्लड वेसल्स में, जहाँ पर खून जो है वो दौड़ रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड में शामिल हो जाती है ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और ब्लड में किसके साथ जाके ये जुड़ती है? ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये वो प्रोटीन है जो कि रेड कलर का होता है, इसका कलर रेड है इस प्रोटीन का। इसके साथ ये ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाती है, और ये फिर ब्लड जब आपका आगे जा रहा होता है तो इस ऑक्सीजन को भी लेके जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह,
और आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को ये ऑक्सीजन तकसीम हो जाती है, डिलीवर आउट हो जाती है। यहाँ तक तो मामला बड़ा अच्छा है कि ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का प्रोटीन जो है ये ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। लेकिन अगर आपकी एयर के अंदर जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें अगर ये मौजूद है तो ये इसको भी बड़ी मोहब्बत है किसके साथ, इस हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये भी इस हीमोग्लोबिन का हिस्सा बन जाती है। और ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। और ये डेंजरस है, ये पॉइजनस है, ये टॉक्सिक है, जहरीली है। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है भाई। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज़ कब होती है, कहाँ से आ रही है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो कंबस्शन हो रही है, जलने का अमल जो हो रहा है, जलने का अमल जो हो रहा है। आपको पता है केमिस्ट्री की ज़बान में कोई दूसरा इंसान देखेगा कहीं आग लगी हुई है तो वो बोलेगा भाई आग लगी गई है, लेकिन जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो बोलेगा कि यार ये जो है वो कंबस्शन का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो चीज़ जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर रही है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट इसको यूँ बोलेगा। दूसरा बोलेगा भाई लकड़ी को आग लग गई है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट बोलेगा लकड़ी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रही है। ठीक है। तो अगर ये कंबस्शन जो है वो पार्शल हो, कंप्लीट ना हो, पार्शल, पूरे तरीके से कंबस्शन ना हुई हो, पार्शल हुई हो, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, पार्शल इनकम्प्लीट कंबस्शन का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और कंप्लीट कंबस्शन का रिएक्शन क्या निकलेगा, ये निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक मिकदार फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए, क्यों, प्लांट्स को चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब आपको ये भी पता लग गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, कंबस्शन, पार्शियल कंबस्शन की वजह से। अब ये कंबस्शन जो हो रही है, ये पार्शियल कंबस्शन, ये हो किन जगहों पर रही है, ये हो रही है ऑटोमोबाइल में। पार्शियल कंबस्शन किन जगहों पे हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो रही है ऑटोमोबाइल में। आप लोग ज़रा तरीके से नोट्स लीजिएगा इसके, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है। ये कहाँ हो रही है, ऑटोमोबाइल्स में। आप जो गाड़ियाँ कारें वगैरह चलाते हैं, ठीक है, ट्रक चलते हैं, कारें चलती हैं, जिनको कलेक्टिवली ऑटोमोबाइल कहा जाता है। ठीक है। तो उनके इंजन्स के अंदर कंबस्शन हो रही होती है, गैसोलीन वगैरह, पेट्रोल, ये जल रहा होता है। तो अगर वो कम्प्लीटली कंबस्शन हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पार्शियल कंबस्शन हो रही हो जो कि नॉर्मली होती है, तो उसके नतीजे में कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई। तो पार्शियल कंबस्शन कहाँ हो रही है, ऑटोमोबाइल में हो रही है, नोट्स में ले लीजिए इसको। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है वहाँ पर भी ये मामला होता है। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग हो रही होती है वहाँ पर भी ये मामला होता है कि वहाँ पर भी पार्शियल कंबस्शन जो है वो होती है, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट जंगलात को कहते हैं। आपने जंगलात में देखा होगा, ब्राज़ील वगैरह जो हमारे पास साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पर तकरीबन हर साल जो है ना वो खुद ब खुद आग लग जाती है। वो जंगलात बड़े ख़तरनाक हैं, तो उन फॉरेस्ट में, उन जंगलात में आग लग जाती है, वहाँ पर भी पार्शियल कंबस्शन होती है, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पैदा होती है, हवा में आ जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो हमारी हीमोग्लोबिन का हिस्सा बन रही है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन का हिस्सा बन रही है तो ये टॉक्सिक है, ये हमारी बॉडी में जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन को भी नुकसान पहुंचाएगी और हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंच के हमें भी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ और जगहों पर भी नुकसान दे रही है, या हम ये बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ और जगहों पर भी पार्शियल कंबस्शन के अलावा भी कुछ और ज़राए से ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है। ठीक है। और वो कौन से ज़राए हैं, वो है आपकी सनलाइट। ठीक है। बल्कि अभी भी मैं गलत कह गया, दोनों दफ़ा मैं बोलना कुछ चाह रहा था लेकिन बोल में कुछ गया। वीडियो बैक करके मेरी दोनों बातें सुने, असल में मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने ये बोल दिया। तीसरी दफ़ा बोलता हूँ अब जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड
हीमोग्लोबिन का हिस्सा बनती है तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंच रहा है। एक और नुकसान पहुंच रहा है हीमोग्लोबिन के अलावा आपके एनवायरनमेंट में, यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करती है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, आपको पता होना चाहिए ये जो आपकी सनलाइट है ना, ये सनलाइट असल में 7 लाइट्स का मजमुआ है, ऐसा ही है ना, 7 लाइट्स का मजमुआ है, जिनको विबग्योर कहते हैं, विबग्योर विबग्योर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लाइट्स का मजमुआ है। कैसे देख सकते हैं आप? प्रिज्म के ज़रिए। अगर आप प्रिज्म जो है वो रखेंगे सनलाइट के सामने तो ये सनलाइट जो है वो इन 7 लाइट्स में टूट जाएगी। इन 7 लाइट्स को हम 7 कलर्स कहते हैं। लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं बताई गई आपको, 7 लाइट्स नहीं बल्कि 9 लाइट्स होती हैं, 9 लाइट्स होती हैं, ठीक है। आपकी सनलाइट 9 लाइट्स का मजमुआ है, जिसमें से 7 लाइट्स वो हैं जो कि विजिबल हैं, जो कि विजिबल हैं, आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं, जबकि 2 लाइट्स ऐसी हैं जो कि इनविजिबल हैं। 2 लाइट्स कौन सी हैं? जो कि इनविजिबल हैं। 2 लाइट्स कौन सी हैं? इनविजिबल। और ये कौन सी हैं? इनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, IR, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। ये 2 किस्म की जो लाइट्स हैं ये इनविजिबल हैं, ये आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। आपको यही लगता है कि बस सनलाइट जो है 7 लाइट्स इन 7 कलर्स का मजमुआ है, ये बात नहीं है, 9 लाइट्स का मजमुआ है सनलाइट। 2 इनविजिबल हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड, बाकी 7 लाइट्स जो हैं ये विजिबल हैं, ह्यूमन आई को डिटेक्ट करती हैं, ह्यूमन आई के ऊपर असरअंदाज होती है, इसलिए हमें ये नज़र भी आती है। ये जो 2 लाइट्स हैं जो कि इनविजिबल हैं, इंफ्रा रेड और अल्ट्रा वायलेट, इसमें से जो अल्ट्रा वायलेट है ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन में और ऑक्सीजन। ये कार्बन जो है जो अब अकेला हो चुका, ये आगे 22 बनेगा स्मोग का। सुना होगा ना आपने टेलीविज़न में, लाहौर में बहुत स्मोग फैल गई है, दुनिया भर में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, बहुत स्मोग है। धुंध जैसी चीज़ होती है ये स्मोग। स्मोक धुआं धुआं सा फैला हुआ होगा, स्मोक धुआं नहीं होगा, ये धुंध जैसी चीज़ होगी, स्मोक जैसी चीज़ होगी, इसको हम स्मोग कहते हैं। और ये बड़ी डेंजरस होती है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, पूरा रोड जो है आप गायब हो जाता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता इस स्मोक की वजह से। ये स्मोक बनाने में बड़ा गहरा किरदार है इस कार्बन का। और ये कार्बन आ कहाँ से रहा है? इस कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कैसे आ रहा है ये कार्बन मोनोऑक्साइड? जब सनलाइट इसके ऊपर एक्ट कर रही है, और सनलाइट का कौन सा पार्ट एक्ट कर रहा है? ये अल्ट्रा वायलेट जब इस पर एक्ट कर रही है तो ये अलग अलग हो रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कौन लेके आ रहा है एनवायरनमेंट में? हम लेके आ रहे हैं, आप लोग लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरी तफसील मैंने आपको बता दी। इसकी जो केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन की, जो एग्जैक्ट जो बुक के अंदर भी लिखी हुई है, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। अभी तो मैंने वैसे ही सिर्फ समझाने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखी थी, आप लोग ज़रा इसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो नोट कर लीजिए। ये रही, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगी प्लस ये जो H और नू, इसको हम कहते हैं न्यू, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल। अगर आपको याद हो ये H क्या है? ये प्लांक्स कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इससे क्या बनता है? ये H इज इक्वल टू, कुछ याद आया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अभी फिज़िक्स शुरू हो जाएगी, खैर इसमें तो हम नहीं जाना चाहते, अभी तो शुरू करेंगे, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स आ जाए, ज़रा न्यू बुक इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, ये तमाम हो जाए ज़रा, केमिस्ट्री एंड होने वाली है बस, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, फिर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स शुरू करेंगे। तो बहरहाल ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्ट्रा वायलेट लाइट को, UV। तो ये जब इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो उसके नतीजे में कार्बन पार्टिकल्स बन रहे हैं और हाफ मोल जो है वो ऑक्सीजन गैस का बन रहा है। इसको ये नोट कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। अब कंबस्शन किसकी हो रही है? पहले भी आपको बता दिया, फॉरेस्ट फायर जो है वो पार्शल कंबस्शन की वजह है आपके जो है वो, और ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, उन वो पार्शल कंबस्शन की वजह हैं।
और तीसरी वजह मैंने लिखवाई थी पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है वहाँ पर पार्शियल कंबस्शन हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है। अब ये आगे एक और चीज़ भी नोट कर लीजिए आप, पार्शियल कंबस्शन फॉसिल फ्यूल्स की भी हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स में आपको पता है कोल आ जाता है, कोयला, गैस आ जाती है और पेट्रोलियम। इनकी फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन हो रही है, पार्शियल कंबस्शन हो रही है, उसके नतीजे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है, अब इसके नुकसानात हमारे पास क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सफोकेशन, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल करते हैं तो। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, सफोकेशन का इशू है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, आपके लंग्स जो है सही तरह से काम नहीं कर रहे, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई ये डैमेज हो चुके हैं, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसका रिजल्ट क्या है, सफोकेशन। आपको घुटन महसूस हो रही है, सांस की तकलीफ़ हो रही है आपको, और क्या है। ठीक है भाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की अब बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंप्लीट कंबस्शन से पैदा होती है। कंप्लीट कंबस्शन, पार्शियल कंबस्शन की तो बात हो गई, कंप्लीट कंबस्शन किन की, इन्हीं की, फॉसिल फ्यूल्स की। अगर कंप्लीट कंबस्शन होगी तो उसके नतीजे में क्या पैदा होगी, अब कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा नहीं होगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इजाफी अगर हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देख लें। नंबर 2, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब समझ जाइए, ये यकीनन इसको NOx से रिप्रेजेंट करेंगे हम कलेक्टिवली। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं ये क्या है, वो कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है बस। इसमें दो बड़ी मिसालें हमारे पास ये हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों कहाँ से पैदा हो रही हैं भाई, आपको पता है आपके एयर का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन 78% जो है वो क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है। अल्लाह ताला ने 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस को रखा है। तो ऐसे ही नहीं रखा, नाइट्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो नाइट्रोजन गैस की मौजूदगी तो ज़रूरी है ज़मीन पर, इसीलिए ऑक्सीजन हम मैं समझता था कि पहले जो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रखी होगी अल्लाह ताला ने, हम सांस लेते हैं ना। नहीं भाई, आपके लिए प्लांट्स बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है ना, सारे एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत का पहले ख्याल रखा है अल्लाह ताला ने। और नाइट्रोजन गैस जो है इसको रखा है सबसे ज़्यादा। अब यही नाइट्रोजन गैस जो है, इसी से देखें ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ख़तरनाक है। कैसे बन रहे हैं भाई ये कैसे बन रहे हैं, ये भी ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। ये कंबस्शन की वजह से बन रहे हैं। कंबस्शन, किस चीज़ की कंबस्शन हो रही है, किस चीज़ की बर्निंग हो रही है, किस चीज़ की कंबस्शन हो रही है, जब नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन गैस को अगर बर्न किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को अगर जलाया जाता है, तो सोचिए ज़रा नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है, 78% है। आप कहीं भी अगर बर्निंग करेंगे तो नाइट्रोजन गैस के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ये भी आपस में रिएक्शन शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या बनती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की है। फिर यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो
मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, उसके नतीजे में क्या बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस जो हैं वो बहुत डेंजरस किस्म की हैं, इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, साथ साथ बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक तो वजह ये हो गई कंबस्शन की। अगर कंबस्शन का मामला हो रहा हो, आप एनवायरनमेंट में फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, गैस को जला रहे हैं या पेट्रोल को जला रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट नाइट्रोजन गैस के ऊपर भी होगा, और हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगी, ये मज़ीद फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस जो हैं वो बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा एक और है सनलाइट। सनलाइट का भी बड़ा अहम किरदार होता है। ये सनलाइट जो है वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, अभी मैंने बताया था ना ये H और ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है जिसको न्यू बोलते हैं हम, इस तरह से बनता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, वो भी डेंजरस है, ठीक है। और 1/2 हाफ मोल ऑक्सीजन का भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा यही अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये ऑक्सीजन जो कि एटॉमिक फॉर्म में है और वो ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको भी रिएक्शन पे मजबूर करती है, यही अल्ट्रा वायलेट लाइट। और उसके नतीजे में क्या बनती है? ओजोन गैस। ओजोन गैस, ये ओजोन गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। खैर ये इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये भी तमाम हो गया। सवालात आपसे कोई पूछता है कि भाई ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हैं, आप बता दें भाई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, ये 3 4 5 किस्मों के हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 2 ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई नाइट्रोजन गैस जो है कितना % है हमारी एयर में, आप बता दीजिए। 78% है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पैदा कैसे होती है, तो आप इनको बताएं 2 तरीक़ों से पैदा होती है। या तो कंबस्शन हो रही हो फॉसिल फ्यूल्स की, कोयले की, गैस की, पेट्रोलियम की, और कंबस्शन की वजह से हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस भी रिएक्शन शुरू कर दें, तो उसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पैदा हो जाएगी। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये बता दें कि अब हवा में जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद है, सनलाइट जो आ रही है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो रिएक्ट करेंगी इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ और ये कन्वर्ट होंगी दोबारा नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। इसके अलावा ये तो खैर हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको तो हम एंड में देखेंगे इसी वीडियो के। ये ओजोन गैस का बनना, ठीक है भाई। ये भी अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन का भी ज़रा नाम नोट कर लीजिए। ये जो सनलाइट के साथ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं सनलाइट के साथ, इनको एक ख़ास नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भाई, जल्दी से नज़र आ जाओ। इनको कहते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको? फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक रिएक्शन, इनको फोटोलाइटिक रिएक्शन का जो है वो नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब सारी बातें तो हो गई सर, आपने ये तो बताया नहीं कि इनके नुकसानात क्या क्या हैं। इससे पहले आपने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बताए तो उसके नुकसानात भी बताए। कार्बन मोनोऑक्साइड ये नुकसान कर रही है, ठीक है, समझ में भी आ रहा है। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके नुकसानात क्या क्या हैं, इसके नुकसानात यहाँ नोट कर लीजिए भाई ज़रा। ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर ही। एसिड रेन, एसिड रेन में इन ऑक्साइड्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ऐसी रेन जिसमें एसिड मौजूद है, ठीक है, वजह बनती है। एसिड रेन जो है वो इनकी वजह से होती है। रेन एसिडिक जो होती है वो इनकी वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ओजोन गैस की प्रोडक्शन है हमारी ज़मीन पर। जी, हमारी ज़मीन पर ये ओजोन गैस जो है ना, इसको ऊपर होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर होना चाहिए इसको।
ओजोन गैस को, ठीक है। लेकिन ये हमारी ज़मीन पर भी ओजोन गैस जो है वो बनना शुरू हो जाती है। उसके पीछे भी वजह ये क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कैसे है ये तो जब हम ओजोन को पढ़ेंगे ना, अभी आगे 5वें नंबर का टॉपिक है इसी वीडियो का, उसमें देखेंगे हम, ठीक है। ये भी हो गया बताऊँ। अब केमिस्ट्री ऑफ सल्फर देख लें, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इसको हम लिखते हैं SOX कलेक्टिवली। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्या है, वही वो कंपाउंड जिनमें सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। ये दो किस्में हैं हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी तो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाएगी, ठीक है भाई। इसके हवाले से और क्या बातें की गई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। कहाँ कहाँ पैदा हो रही हैं, वॉल्केनिक इरप्शन प्रोड्यूस कहाँ कहाँ पर हो रही हैं ये दोनों गैसेस। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब आतिशफिशा पहाड़ का फट जाना, समझ में आ रही है बात, जहाँ से लावा निकलता है। वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, आतिशफिशा पहाड़ फट जाता है, उसमें से लावा निकल रहा होता है, तो ये गैसेस भी निकल रही होती हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती है इसका निकलना। अच्छा, दूसरी कौन सी वजह है, दूसरी वजह है हमारे पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स किनको कहा जाता है, पावर प्लांट्स कलेक्टिवली उनको कहा जाता है जहाँ बिजली बनती है। पावर प्लांट्स किनको कहा जाता है, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, कोल पावर प्लांट भी होते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं। कई तरह से बिजली बनाई जाती है ना, तो कलेक्टिवली इनको पावर प्लांट्स कहा जाता है। तो पावर प्लांट्स में जो है वो ये बनती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, ये बताया हुआ है उन्होंने, थर्मल पावर प्लांट। जहाँ पर ऐसे पावर प्लांट्स जहाँ पर हीट की मदद से जो है वो बिजली बनाई जाती है, उनको कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट। हीट किससे मिलती है आपको, हीट मिलती है आपको कोयले को जलाने से, गैस को जलाने से, या फिर पेट्रोल को जलाने से। क्यों आप जला रहे हैं भाई, क्योंकि इनकी बर्निंग से आपको हीट मिलती है, और हीट की मदद से आप क्या करते हैं, आप बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये सारा काम जिन प्लांट्स में हो रहा होता है, उन प्लांट्स को, उन पावर प्लांट्स को हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। और थर्मल पावर प्लांट्स में ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा कोल जो है, कोल की बर्निंग, कोयला जब जलाया जाता है उससे भी सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसेस जो है वो पैदा होती हैं। लेकिन ये कोल कौन सा, कोयले की बहुत सारी वैरायटी होती है, ये बात याद रखिए। इसको हम कहते हैं सल्फ़र कंटेनिंग कोल, सल्फ़र कंटेनिंग कोल। ऐसा कोल, ऐसा कोयला जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें सल्फ़र मौजूद है। तो उस कोयले को अगर पावर प्लांट्स वगैरह में, थर्मल पावर प्लांट्स में अगर आप जलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो है गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है भाई। तो इनकी प्रोडक्शन की तो बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनना, क्योंकि देखिए ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली नहीं बन रही। अभी तक मैंने जितने आपको बताया, वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर, और पावर प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो है ये वाली गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली। अब ये वाली गैस जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये एनवायरनमेंट में आपके आ गई। अब ये देखना है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगी, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड से ज़्यादा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड नुकसानदेह है। आपको याद है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन देखी थी, उसमें देखा था कि सल्फ़र को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल रही है, फिर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल रही है, फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड से आगे जो है वो H2SO4 हमें मिलता है, H2SO4 मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। कब, जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं H2O वाटर के साथ, तो भाई जो आपकी
एसिड रेन आ रही है, तेज़ाबी बारिश जो ऊपर से हो रही है, तो ऊपर से जब बारिश आ रही है वो प्योर आ रही है, वो एसिडिक नहीं है, वो तेज़ाबी नहीं है। लेकिन जो बारिश ऊपर से आ रही है, जो पानी ऊपर से आ रहा है, अगर हवा के अंदर ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस मौजूद है और ये पानी ऊपर से आ रहा है रेन की शक्ल में, तो आपके ज़मीन पर पहुंचने से पहले पहले इनका रिएक्शन हो चुका होगा और बारिश के अंदर क्या बन चुका होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका होगा। और आप बड़े मज़े से नहा रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे वाह वाह बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप एसिडिक बारिश को एंजॉय कर रहे हैं तो मेहरबानी करके जो पहली बारिश हो मौसम की उसको आप एंजॉय ना किया करें, क्योंकि उसमें धुलाई हो रही होती है। जितनी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस जो है वो कन्वर्ट हुई भी होती है इस सल्फ़र डाइऑक्साइड से, वो सब कन्वर्ट हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड में। और आपकी रेन जो है, वाटर जो है, जब इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और रेन क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तेज़ाबी हो जाती है। ठीक है भाई। और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वॉल्केनिक इरप्शन से भी आ रहा है। पावर प्लांट्स में आप ऐसा कोयला जला रहे हैं जिसमें सल्फ़र जो है वो मौजूद है बिजली बनाने के लिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे हो रही है, जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, ये सनलाइट लाइट जो है ये इनको रिएक्ट करवा देगी आपस में और ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसकी एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन जो है वो आप लिख लीजिए। ये लिखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और क्या है, अच्छा 2 मोल हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है UV अल्ट्रा वायलेट लाइट और उसके नतीजे में 2 मोल सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के बन रहे हैं। केमिकल इक्वेशन इसकी नोट डाउन कर लें, केमिकल इक्वेशन इसकी नोट डाउन कर लें। इसके नुकसानात क्या क्या हैं, एक तो मैंने आपको एसिड रेन का भी बता दिया, आपकी रेन एसिडिक हो रही है। डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां भी इससे फैल रही हैं। मतलब ये कि ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ना बने, सल्फ़र डाइऑक्साइड ही मौजूद हो, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी पॉइजनस है, टॉक्सिक है, जहरीली है। इससे आपको डिजीज़, दिल की बीमारियां हो रही हैं, कार्डियल डिजीज़, दिल की बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी बीमारियां हो रही हैं, तो ये बड़ा डेंजरस इसका मामला है। ठीक है भाई। चौथी कैटेगरी, अब ये तीसरी कैटेगरी सॉरी हमने कर ली है अभी, ये केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। हमने केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन देखा सबसे पहले, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखा, फिर केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र को देखा। अब देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स किन की, VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेट्रोल जो है आप बाज़ार से लेके आते हैं, पेट्रोल, इसको देखें, केमिस्ट्री ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको VOCs कहते हैं। प्रैक्टिकली आप देखते हैं, आप बाज़ार से जो है वो लेके आते हैं, क्या पेट्रोल लेके आते हैं। अगर पेट्रोल आपसे गिर जाता है फर्श के ऊपर, ये पेट्रोल जो है वो ये बिखर गया है पेट्रोल, ठीक है, आप जाते हैं अम्मी को बताने के लिए कि भाई पेट्रोल जो है वो फर्श पे गिर गया है, अम्मी मिलती नहीं है, आप इधर उधर कहीं चले जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। वापस आके देखते हैं तो पेट्रोल वहाँ से आपको गायब मिलता है। पेट्रोल कहाँ गया, आप ये कहेंगे हवा में उड़ गया। तो ये जो हवा में उड़ जाने वाले लिक्विड्स हैं, इनको हम कहते हैं वॉलेटाइल हैं। ये क्या हैं, ये वॉलेटाइल हैं, हवा में उड़ जाने वाले लिक्विड्स वॉलेटाइल। तो क्या सिर्फ पेट्रोल ही वॉलेटाइल है? अब वो हवा में जो उड़ गया वो कहाँ गया, ये पेट्रोल, ये किसकी शक्ल में आ गया, ये वेपर्स की शक्ल में आ गया, ये वेपर्स की शक्ल में आ गया। ये लिक्विड ही, वेपर्स असल में लिक्विड ही होते हैं, वाटर वेपर भी लिक्विड ही है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे कतरे होते हैं, इतने छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं
कि ये हवा में उड़ने लगते हैं, जैसे गैस उड़ती है, ठीक है। तो ये हवा में गैस की तरह उड़ने लगते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वेपर्स भले वाटर वेपर्स हों या फिर पेट्रोल के वेपर्स हों, ये हैं वही लिक्विड ही हैं, लेकिन ये ड्रॉप्स इतने छोटे हो गए हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि इनको हवा उड़ा के ले जाती है। अब हर चीज़ जो हवा में उड़ रही है भाई, वो पानी थोड़ी ना हो सकता। अब हवा में तो जहाज़ भी उड़ रहे होते हैं, तो क्या वो भी पानी है? वो भी वाटर वेपर्स हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है कि ये पेट्रोल जो है ये वेपराइज हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इसके इतने छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट हो गया कि हवा इनको उड़ा के ले गई। तो ये हवा में उड़ रहे हैं अब, तो हम इनको क्या नाम देंगे? वेपर्स का नाम देंगे। तो क्या ये अब हमारे सांस के ज़रिए नहीं जाएंगे? क्या जाएंगे ना। अब सिर्फ ये अकेला पेट्रोल ही नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें जो कि वॉलेटाइल हैं, जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं क्या? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ये ज़्यादातर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। जैसे कि पेट्रोल, गैसोलीन भी ऑर्गेनिक है। तो ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे ऐसे, जिसमें एसीटोन भी आ जाता है। वो नेल पॉलिश रिमूवर जो है एसीटोन, वो भी वॉलेटाइल होता है। स्प्रिट है, वो भी उड़ जाती है हवा में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा में इस तरह से उड़ जाती हैं, वेपराइज हो जाती हैं, जो कि वॉलेटाइल हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक उनका एक्सेस होता है और दीगर मामलात होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इनकी केमिस्ट्री हम देखने जा रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, VOCs की। पहले वो ज़राए देख लें, सोर्सेज जिनसे ये हमें मिल रहे हैं। सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है। आपको पता है सोल्यूशन जब बनाया जाता है तो सोल्यूशन के अंदर जो बड़ी मिकदार की चीज़ होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, इस बीकर के अंदर आपने पानी लिया है बहुत सारा, ठीक है, H2O वाटर है और सोडियम क्लोराइड आपने डाल दिया इसमें। अब सोडियम क्लोराइड जो आपने डाला है, नमक, वो कम मिकदार में है, वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में है, और ये दोनों मिले हैं तो क्या बन गया? सोल्यूशन। अब ये जो है सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, जो कम मिकदार में है और जो ज़्यादा मिकदार में है। जो कम मिकदार में उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में उसको सॉल्वेंट कहते हैं। समझ आ गई बात? तो इसी तरह बहुत सारे, सिर्फ यहाँ पानी ही सॉल्वेंट की, पानी एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है। क्या कहा मैंने? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्वेंट्स होते हैं, और मैंने कहा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी तैयारी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या हैं? ये वॉलेटाइल हैं, ये वॉलेटाइल हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तैयारी में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि वॉलेटाइल हैं? नोट कर लीजिए। पेंट्स की तैयारी में, वार्निशेस की तैयारी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की नीड पड़ती है। पेंट्स की तैयारी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की नीड पड़ती है। वार्निशेस की तैयारी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की नीड पड़ती है। कॉस्मेटिक्स की तैयारी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की नीड पड़ती है, ठीक है। एरोसोल्स, जो स्प्रे वगैरह होते हैं, एरोसोल्स, चाहे वो मच्छर मार स्प्रे हो या आपका परफ्यूम हो, उसकी तैयारी में, एरोसोल्स की तैयारी में भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एयर फ्रेशनर जो हैं, एयर फ्रेशनर जो हैं, इनके अंदर भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। गैसोलीन बज़ाते ख़ुद जो है वो वॉलेटाइल होता है, एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों की तैयारी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? वॉलेटाइल है। तो आप चीज़ें तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये वॉलेटाइल हैं, ये उड़ उड़ के हवा में जा रहे हैं भाई, और एनवायरनमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट में जाके? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का बाइस बन रहे हैं, ठीक है।
पहले इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की कुछ मिसालें देख लें आप। फॉर्मल्डिहाइड, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉलिड, फॉर्मल्डिहाइड ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। बेंजीन है, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और क्या है, टॉलिन है, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत सारे हैं, कुछ 3 यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आए। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होते हैं इनकी तैयारी में, और ये सब क्या हैं, ये वॉलेटाइल है, ये हवा में उड़ते रहते हैं और एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते रहते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर वो बता रहा है, लेकिन फिर ये क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जब वेपराइज हो जाते हैं, हवा में पहुँच जाते हैं ये, तो हवा में जो सनलाइट है, हमारे एनवायरनमेंट में जो सनलाइट है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट भी है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जब इनके साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में क्या पैदा होती है, ओजोन गैस। ओजोन गैस जो कि हमारा अगला टारगेट है। और ये ओजोन गैस जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। किसकी वजह से पैदा हो रही है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की वजह से जो वॉलेटाइल है। ये बजाते खुद भी अगर हम इनको वैसे ही सांस के साथ इनहेल करेंगे तो ये भी डेंजरस है, ये भी ख़तरनाक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें केमिस्ट्री ऑफ ओजोन, और ये टॉपिक फिर हमारा ख़त्म हो जाता है। केमिस्ट्री ऑफ ओजोन जो है उसकी 2-3 बातें हैं बस, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा केमिस्ट्री ऑफ ओजोन। 5वां और आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, केमिस्ट्री ऑफ ओजोन। ओजोन O3, आपके एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है और इसका पहला एटमॉस्फेयर 11 किलोमीटर वाला कौन सा था, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद एक और स्फेयर बनती है, उसके बाद एक और स्फेयर बनती है, ठीक है। तो एक स्फेयर ऐसी है इन चारों में से जिसके अंदर ये ओजोन गैस मौजूद होती है, ठीक है। वहाँ पर अगर है तो वो हमारे फ़ायदे में है, वो हमारे फ़ायदे में है, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है और सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं, ये नुकसानदेह हैं। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन जो सनलाइट के साथ आ रही हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ये ओजोन गैस ऊपर ही इनको रोक लेती है, ज़मीन पर नहीं आने देती। तो ऊपर तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ओजोन गैस, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक लेती हैं, बाकी सनलाइट को हमारी ज़मीन पर आने देती है, तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़मीन पर ही ये ओजोन गैस पैदा होना शुरू हो जाए तो ये तबाही फैला देती है, ठीक है भाई, इंसानी सेहत के ऊपर। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इससे, डिजीज़ कौन सी होती हैं। मैंने कहा ना एक छोटा सा टॉपिक है, आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, सांस लेने के मामलात आपके ख़राब होते हैं। कार्डियक इश्यूज़ आपके दिल के मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इरिगेशन ऑफ प्लांट्स या क्रॉप्स, फसलें और प्लांट्स जो हैं, इनके अंदर जो इरिगेशन सिस्टम है, प्लांट्स में और फसलों में जो इरिगेशन सिस्टम है, जो पानी की तरसील का निज़ाम है, पानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का निज़ाम है, वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है इस ओजोन गैस की वजह से, ठीक है भाई। तो ये पार्ट 2 भी निमट गया। पार्ट 3 के अंदर हम ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स एंड कैटालाइटिक कन्वर्टर को देखेंगे, इंडस्ट्रियल स्मोक को देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को देखेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को देखेंगे, एसिड रेन को देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।